सर, सुबोध की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कल बॉडी मिलने के 24 घंटे पहले ही सुबोध की गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी। यानी रमा के पास उसका कॉल आने के करीब 4 घंटे बाद। हाँ सर, और सर बॉडी पर खरोंच के निशान भी मिले हैं। रमा ने बताया था कि दोनों भाई एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। हो सकता है हत्या से पहले दोनों भाइयों के बीच में हाथापाई हुई होगी। लेकिन अनिल का सुबोध की लाश को उस कार्टून बॉक्स में रख के भाग जाना कुछ अजीब नहीं लगता? 3212S और 5H, उस फार्म हाउस में ऐसे दूसरे कार्टून बॉक्स भी नहीं थे। पता चला वो जगह किसकी है? हाँ सर, वो जगह किसी मनोहर नाम के आदमी की है और इस मनोहर का ऑफिस यहीं झोटवाड़ा में है। डोमेस्टिक जॉब एजेंसी है उसकी। चलो फिर इस मनोहर से भी मिलते हैं। हाँ, अनिल को मैंने अपने फार्म हाउस पर रहने की इजाजत दी थी। वहाँ जब डेड बॉडी मिलने की खबर मिली उस समय मैं झालावाड़ में था। आप अनिल को कैसे जानते हैं? अनिल जिस रेस्टोरेंट में वेटर था वहाँ मैं अक्सर डिनर के लिए जाया करता था। अभी कुछ दिनों पहले वो मेरे पास आया था, कह रहा था कि उसे नौकरी की सख्त जरूरत है। साहब ये एहसान कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं तुझे थोड़े दिनों में बताता हूँ। आपके फार्म हाउस पे क्या नौकरी करता था वो वहाँ नौकरी नहीं कर रहा था, सिर्फ ठहरा हुआ था। वो अपनी बेटी के साथ आया था, कह रहा था कि उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो मुझे इस पर दया आ गई। जब तक तेरी नौकरी का इंतजाम नहीं हो जाता ना, तू जाकर मेरे फार्म हाउस पे रह ले। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। हाँ ठीक है ठीक है। और जब तक मैं उसके लिए नौकरी ढूंढता मुझे उसके कांड के बारे में पता चला। फिर तो आप सुबोध को भी जानते होंगे। सुबोध? हाँ, अनिल का भाई। वो भी तो जयपुर जाकर रेस्टोरेंट में वेटर था अनिल के साथ। उससे भी मैं वहीं मिला था। कुछ दिनों पहले उसका भी फोन आया था नौकरी मांगने के लिए। फिर आपने क्या कहा? मैंने उसे भाव ही नहीं दिया। ये अनिल जितना सीधा लगता था ये सुबोध उतना ही चालाक था, इसलिए मैंने उसे टाल दिया। लेकिन मैं तो खुद हैरान हूँ ये सोचकर कि अनिल ने सुबोध का मर्डर कर दिया। आपने सुबोध को बताया था कि अनिल आपके फार्म हाउस पे रुका हुआ है? हाँ, उसने बातों बातों में मुझसे पूछा था अनिल के बारे में, तो मैंने बता दिया। कब फोन आया था उसका? 4 दिन पहले, बुधवार को। सुबोध की लाश हमें इस कार्टून बॉक्स में मिली। आप बता सकते हैं ये कार्टून बॉक्स किस चीज का है और इस पे जो लिखा है उसका क्या मतलब? मुझे नहीं पता साहब। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कार्टून बॉक्स फार्म हाउस पर पहले से था। अनिल ही लाया होगा सर इसे। सर सुबोध ने 4 दिन पहले यानी बुधवार के दिन ही रमा को फोन किया था, जिसके बाद रमा हमसे मिली थी। रमा का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से अनिल काफी हिंसक हो गया था, एकदम साइको की तरह बर्ताव कर रहा था। अनिल के साथ उसकी बेटी भी है। इससे पहले कि उसके पागलपन का शिकार उसकी बेटी या कोई और बने, हमें अनिल को पकड़ना होगा। उसे ढूंढने का काम तेज कर दो। ओके सर। और उस कार्टून बॉक्स के बारे में भी पता लगाओ। मुझे लगता है कि सुबोध के मर्डर में इस बॉक्स का कोई ना कोई लिंक जरूर है। पता करो कि 3212S और 5H ये कोई कोड वर्ड है या कोई और रहस्य। सर। और इस मनोहर के बारे में भी छानबीन करो, कहीं जॉब एजेंसी की आड़ में कोई इलीगल धंधा तो नहीं करता है? जी सर। बापू से बताओ ना ये कौन सी जगह है? बोलो ना, हम आपके पास कब जाएंगे? ये के लीला रची राम जी, मारी लाडो ने के जवाब दूं। राम जी की लीला? बापू साहब राम लीला देखने जा रहे हैं? हाँ मारी लाडो, जे जिंदगी राम जी की लीला ही समझ। मैं भी बजरंग बली बन के निकला हूँ संजीवनी बूटी तलाशने। बापू साहब मुझे बजरंग बली बहुत अच्छे लगते हैं। यही सोच ले बेटा, ये धरती रामलीला का मंच है और तेरा बाप बजरंग बली बन के संजीवनी बूटी तलाशने निकला है, लेकिन ढो रहा है पत्थर। बापू साहब हम लोग यहाँ पर रामलीला खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। जय बजरंग बली। ये लंका है लंका, यहाँ रावण सेना के लोग घूम रहे हैं। अगर इस तरह से बोलेगी तो बंदी बना लेंगे। हाँ बापू साहब। गांव से शहर का रुख करने वाला एक किसान आज एक खाना बदोश की तरह भटक रहा था और उसके साथ उसकी बेटी भी, जो कभी गांव से नौकरी की तलाश में निकला था। आज पुलिस उसे हत्यारा मानकर तलाश रही थी। अपने हालात को कोसता हुआ अनिल अब कहां आ पहुंचा था? क्या वो वाकई पुलिस से भाग रहा था या वो खुद किसी की कैद में था? ऐसी कौन सी जगह मौजूद था वो जिसे वो लंका की संज्ञा दे रहा था? नहीं साहब, मैं ये नहीं मान सकूं कि मारो अनिल सुबोध ने मार सके। लेकिन हमें सुबोध की बॉडी उसी जगह से बरामद हुई जहां अनिल आपकी पोती के साथ रहता था। साहब एक भाई ने क्या मार सके? वो भी मारो अनिल जैसा बेटो।
बहुत शांत बेटा तो साहब। फिर आपको क्या लगता है सुबोध की हत्या किसने की होगी? मैं नहीं जानती साहब। आपकी बहू रमा, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? साहब वह बड़ी महत्वाकांक्षी थी, गरीब होते हुए भी घर की सारी सुख सुविधा चाहती थी। हमारे अनिल के यहाँ जयपुर में ले आए हो साहब। रमा ने हमको बताया कि अनिल को लगता था कि रमा का अपने देवर सुबोध के साथ गलत रिश्ता था। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? साहब मारो बेटो दे दो साहब, मारो बेटो दे दो साहब, मारो बेटो। हवलदार जी सर, पेपर वर्क कंप्लीट करके बॉडी मासा के सपोर्ट कर दो। आइए मसा। मनोहर का बयान, अनिल की उस फार्म हाउस पे उपस्थित थी, सुबोध की लाश का वहां से मिलना, उस पर रमा का अनिल की मानसिक हालत का बखान, अनिल का शक सुबोध से उसके झगड़े की वजह का खुलासा। इन सब बातों से तो यही लगता है कि अनिल ने ही सुबोध की हत्या की है। लेकिन ये सारे समीकरण सिर्फ रमा का नजरिया है। अब सवाल ये उठता है कि रमा सच कह रही है या झूठ। मीना, रमा का उस रसिया राजेश के ऊपर विश्वास करके उसके साथ रहना, यह भी गड़बड़ लगता है। इस सारे केस को समझने से पहले हमें रमा के चरित्र को समझना होगा। सुबोध ने अपने जिस नए नंबर से रमा को कॉल किया था, उसकी कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशंस का पता लगाओ, और राजेश के रेस्टोरेंट से चोरी हुए 10,000 रुपयों की कहानी का भी, क्योंकि हो यह भी सकता है कि ये सारी कहानी राजेश बना रहा हो और वो रमा को मजबूर कर रहा हो। सर, सोने का हिरन सिर्फ एक छलावा था, और उस छलावे का सहारा लेकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। फिर सीता जी की खोज में राम जी जंगल जंगल भटकने लगे। जैसे हम माँ की खोज में भटक रहे। बोलो ना बापू साहब, हमको माँ कब मिलेगी? बापू साहब खून। नहीं नहीं, ये खून थोड़ी है, ये तो रंग है, लाल रंग। नहीं बापू साहब, एक खून है। अरे ये लाल रंग है, देख कहीं मुझे दर्द हो रहा है, देख देख। मैंने तुझे बताया था ना, ये रामलीला का मंच है और मैं हूँ बजरंग बली। ये देख, जय हनुमान। अब ये बजरंग बली इस लंका में आग लगा देगा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। बापू साहब देखो, रावण सेना। सर, सुबोध और अनिल को नौकरी से निकालने के बाद सुबोध का नया नंबर और राजेश के फोन की लोकेशन कई दफा साथ साथ अलग अलग जगहों में पाई गई थी। इन लोकेशंस में राजेश के रेस्टोरेंट की लोकेशन भी है? नहीं सर, राजेश के रेस्टोरेंट की लोकेशन नहीं है। ये लोकेशंस है मानसरोवर, सोडाला और चांदपुर, जबकि राजेश का रेस्टोरेंट तो शामनगर में है। इसका मतलब राजेश अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक मामूली से वेटर से रेस्टोरेंट के बाहर इन लोकेशंस में मिल रहा था, जिसे उसने चोरी के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया था। सर, ऐसा भी हो सकता है कि राजेश ने अनिल के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा हो। इन लोकेशंस पे सर्च करो और जानने की कोशिश करो कि इन दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। ओके सर। सर, सुबोध और अनिल को नौकरी से निकाले जाने के 3 दिन बाद की है फुटेज, जबकि रमा बता रही थी कि जिस दिन दोनों भाइयों को नौकरी से निकाला गया था, उस वक्त दोनों भाइयों में खूब झगड़ा हुआ था, और अनिल ने तो सुबोध के साथ रिश्ता रखने का लांछन भी लगाया था रमा पर। ये औरत तो सच में तिरछित निकली। सुबोध ने जरूर चोरी के पैसों से रमा को ये मोबाइल खरीदवाया होगा। सर, अभी के अभी रमा को अरेस्ट करके लाता हूँ। नहीं, पहले राजेश को लेकर आओ। अब तक हमें लग रहा था कि राजेश रमा को मजबूर करके झूठी कहानी बनवा रहा है, लेकिन अब कहानी कुछ और है, जिसमें राजेश के रसिया स्वभाव का रमा फायदा उठाते हुए नजर आ रही है। अरे सर, सर मेरी डायरी। डायरी ना, तुझे भी लेके जाएंगे, चल। अरे सर पर सर, लेकिन हुआ क्या? अरे सर बात तो सुनिए एक बार। हाँ सर, रमा अक्सर मेरा मोबाइल यूज किया करती थी। तेरा मोबाइल ही नहीं, वो तुझे भी यूज किया करती थी। मैं समझा नहीं सर। ये बता कि अनिल वाकई मेघा को लेके भाग गया या कहानी कुछ और ही है? नहीं सर, वो सच में मेघा को लेकर भाग गया था। और अनिल के शक में कितनी सच्चाई है कि रमा के साथ तेरा भी गुटरगुन चल रहा है? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। देख, जो भी है सच सच बोल दे।
तू तो रमा के प्यार में गूंगा हो गया है। पर रजिया बाबू, रमा तुझसे प्यार नहीं करती, तुझे बावली बूच बना रही है। मीणा, हाँ सर। दिखाओ। ये फिल्म तब की है जब रमा अनिल के साथ तेरे घर पे रहती थी। क्या तेरे सामने भी सुबोध से ऐसे ही मिला करती थी? क्या सुबोध तेरे घर भी आया करता था? नहीं सर, वो कमीना कभी मेरे घर नहीं आया। इतना गुस्सा सुबोध के लिए? कहीं तैने ही तो नहीं मार डाला उसे? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। हाँ, जलन की वजह से, क्योंकि तू एक बदचलन औरत से प्यार करने की भूल कर बैठा था, है ना? देख, सीधे सीधे बता दे कि रमा के साथ मिलकर क्या माया जाल रचाया तूने। सर, ये सारा माया जाल रमा का रचाया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने उस बदचलन औरत से प्यार किया और वो सुबोध के साथ। अनिल और सुबोध को नौकरी से निकालने के बाद रमा मेरे पास आई। उसने तब सिर्फ अनिल को नौकरी वापस देने की बात नहीं की, बल्कि वो खुद भी नौकरी करना चाहती थी। इसलिए मैंने उन दोनों को अपने घर पर नौकरी दे दी और रहने की जगह भी। इसीलिए ही ना कि तू रमा के साथ। सर, तब तो ये ख्याल मेरे दिमाग के अंदर ही थे, लेकिन इन ख्यालों को हवा रमा ने खुद दी। अनिल नहीं चाहता था कि मैं रमा से बातचीत करूं, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कह पाता था। ये कर रहे हो, हटो ना आप भी ना। तुम, मने लगा आप होगे, लेकिन ये तो मैं रसोड़े में काम कर रही थी। मने ना पता ये सब के मने ना पता हो। सर, रमा ने बड़ी चालाकी से अनिल को बुद्धू बना दिया। उसके बाद अनिल ने मेरा घर छोड़ने का मन बना लिया। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाहर जाऊंगा, कुछ और करूंगा, पैसा कमाऊंगा और बहुत जल्दी आपका पैसा लौटा दूंगा। चल रहा मैं यहाँ से। हाँ, मुझे लगा रमा और मेरी प्रेम कहानी खत्म, लेकिन उसी दिन रमा मेरे पास आई और बोली, ये मने बस अड्डे पे अकेला छोड़ के चले गए और मेघा ने भी साथ ले गए। वो तो तुम दोनों को साथ लेकर गांव के लिए निकला था। ना, ये हमारे से बदला लेना चाहते थे, इसीलिए इन्हें यकीन था कि आपके और मेरे बीच में रिश्ता है। मैंने इस अनजान शहर में अकेले छोड़ गए। किसी तरह से मैं आपके घर का पता ढूंढती आई हूँ। और रमा को मैंने अपने साथ रख लिया। मैं उसे अपनी बीवी की तरह साथ रख रहा था, लेकिन अनिल रमा और मेघा को लेकर तेरे घर से कब गए? आप अनिल को पहली बार ढूंढते हुए जब मेरे रेस्टोरेंट आए थे, उसके तकरीबन 2 हफ्ते पहले। लेकिन आपके जाते ही मैंने सारी बातें रमा को बता दी थी। हेलो, अरे पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। फिर रमा ने ही सारी कहानी बनाई। पहले मैं जो कुछ बोल रहा था, सब कुछ रमा के कहने पे बोल रहा था। फिर सुबोध की हत्या की क्या कहानी है? क्योंकि तूने और रमा ने जो बयान दिया, उससे सुबोध की हत्या का शक अनिल पे गया। मैं और कुछ नहीं जानता। मैंने जो कुछ किया रमा के कहने पे ही किया। रमा कहाँ है इस वक्त? मेरे घर पर। मीणा? हाँ सर। रमा को लेके आओ। सर। हाँ भाई, ये डायरी तेरी है? हाँ सर। इसमें ये कोड वर्ड में क्या लिखा है? ये सर, ये तो रेस्टोरेंट में जो सामान आता है उसका हिसाब है। जरा हमें भी तो समझा, ये क्या हिसाब है? सर, ये S12 यानी शुगर 12 किलो, O 32 यानी ऑयल 32 लीटर। ये होलसेलर की लिखावट है, जिसके यहाँ से हमारे यहाँ सामान आता है। तो इस कार्टून बॉक्स में तेरे होलसेलर ने तुझे सामान भेजा था? यस सर। तू बता सकता है ये 32 लीटर ऑयल, 12 किलो शुगर और 5 किलो हल्दी उसने कब तुझे बेचा था? हाँ सर, वो डायरी। यस सर, 18 सितंबर को। 18 सितंबर। 20 सितंबर को सुबोध की लाश इस कार्टून बॉक्स में मिली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से 24 घंटे पहले उसकी मौत हुई थी, यानी 19 सितंबर।
18 सितंबर को ये कार्टून बॉक्स तेरे रेस्टोरेंट में आया, तो 19 सितंबर को मनोहर के फार्म हाउस पे कैसे पहुंच गया? मैं नहीं जानता सर। एक बार सामान आता है, फिर कार्टन बॉक्स खाली हो जाता है। खाली बॉक्स कहाँ रखते थे? घर के स्टोर रूम में। अच्छा, अनिल जब तेरे घर से गया था तो क्या ऐसे ही किसी कार्टून बॉक्स में अपना सामान रख के ले गया था? नहीं सर। मनोहर के बयान के मुताबिक अनिल 9 सितंबर से उसके फार्म हाउस पे रह रहा था। फिर 19 सितंबर को सुबोध की हत्या करके कार्टून बॉक्स लेने तो राजेश के घर गया नहीं होगा। इसका मतलब सुबोध की हत्या फार्म हाउस पे नहीं की गई, बल्कि बाहर कहीं उसे मारकर उसकी बॉडी को कार्टून बॉक्स में रखकर फार्म हाउस पे लाया गया। फिर राजेश के घर से कार्टून बॉक्स रमा ने निकाला, या राजेश अभी भी हमसे झूठ बोल रहा है? हो भी सकता है, लेकिन ये बात तब तक प्रूव नहीं हो सकती जब तक रमा हमारे हाथ न लग जाए। फिलहाल तुम ऐसा करो कि 9 से 19 सितंबर तक रमा और सुबोध कहां थे ये पता लगाओ। सर। मारे को बड़े सेठ से मिलना है। क्यों साहब, मारे को यहाँ काम नहीं करना है, मारे को गांव जाना है। गांव जाना था रे को? वो कबार बताऊं? क्यों यो क्यों मार रहे हो इन्हें? जनार्दन सेठ यो गांव जाना चाहे है, यहाँ काम को नहीं कर बचावे। अरे वाह दूरी दास्ता, थारी जिंदगी ऊपर वाला की देन है, पर तू है मारा हाथ की कटपुती। तो तना जया न चावा नाचनो पड़सी, और अगर ज्यादा तना तनी करी ना तो काम से भी जाओगा और जान से भी। और अगर तना थारी छोरी ज्यादा प्यारी है तो चुपचाप काम करते रहे, समझो? अनिल एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ था। एक तरफ उसे अपने छोटे भाई का हत्यारा साबित करने की कोशिश की गई, और दूसरी तरफ उसे जेल के कैदियों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया। अनिल और मेघा एक ऐसे दलदल में फंस गए थे जहां से निकल पाना उनके बस में नहीं था। अनिल की तरह यहां सैकड़ों आदमी, औरतें और बच्चे बंधुआ मजदूरी की बेड़ियों में बंधे थे। पुलिस की छानबीन में यह तो साफ हो गया था कि सुबोध की हत्या में अनिल का नहीं बल्कि इसमें रमा का हाथ था। लेकिन रमा को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस वो रास्ते तलाशने में जुटी थी जहां से यह पता चल सके कि सुबोध की हत्या के बाद अनिल और उसकी बेटी मेघा का क्या हुआ। सर, 18 सितंबर को रमा और सुबोध के फोन की लोकेशन एक ही थी, और हैरानी की बात तो यह है कि तब सुबोध के फोन से मनोहर को कॉल हुआ था। अनिल के फार्म हाउस पे आने से पहले भी सुबोध ने मनोहर को कॉल किया था। तब हो सकता है रमा सुबोध के साथ हो। तब तारीख क्या थी? 6 सितंबर। 6 सितंबर को सुबोध ने मनोहर को फोन किया, मान लो रमा उसके साथ थी। फिर 9 सितंबर को अनिल मेघा और रमा के साथ राजेश के घर से चला गया। फिर उसी दिन रमा राजेश के घर वापस आई, और उसी दिन मनोहर ने अनिल और मेघा को अपने फार्म हाउस पे ठहराया। कहीं ऐसा तो नहीं सुबोध ने मनोहर को यह कॉल अपनी नौकरी के लिए नहीं बल्कि अनिल की नौकरी के लिए किया था? सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 18 सितंबर को रमा मनोहर के टच में भी थी और सुबोध की भी। और 19 सितंबर को उसने हमारे पास आकर झूठा बयान दिया कि सुबोध जानता है कि अनिल कहां है और वो गुस्से में उसको मार भी सकता है। और फिर 20 सितंबर को हमें फार्म हाउस पे लाश मिलती है सुबोध की। अनिल और मेघा फरार। अनिल और मेघा के गायब होने में और सुबोध की हत्या में रमा के साथ साथ इस मनोहर का भी कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। मुझे इस मनोहर के डोमेस्टिक एजेंसी बिजनेस की सारी डिटेल्स चाहिए। सर,
अरे राम राम काका। कैसी है? कौन की छोरी है? हरि प्रसाद की। बुला लिया। पाए लागू सेठ, पाए लागू। आज रात में थारी छोरी ने लेट जा ऐसा मत कर सेठ, ऐसा मत कर सेठ। अरे रोवा क्यों है? एक रात है थारे करने जत्तो लाड़ा अपनी छोरी से लड़ा सके है, लड़ा ले। रेम कर इस बात पर सेठ। हटा रही है तो। वो क्यों रही है? सब खेल है खेल, कोई असली में नहीं हो रहा। वो मुझे ले जाएंगे, मुझे नहीं जाना। तेरे को नहीं जाना ना, खेल बदलना पड़ेगा। आप बताऊं? खड़ी हो इधर। ये है लक्ष्मण रेखा। जब तेरे को रावण से ना लेने आए तेरे घर से, तब इस लक्ष्मण रेखा को कैसी भी करके पार मत करना, ठीक है? समझी? हाँ। सर, मैंने मनोहर के डोमेस्टिक एजेंसी का रिकॉर्ड चेक किया है। उसकी एजेंसी के जरिए काम मांगने वाले 5 मजदूर ऐसे हैं जिनके परिवार वालों का कहना है कि ना तो वो कभी घर आए हैं, ना ही किसी ने कोई चिट्ठी भेजी है और ना ही किसी ने अपने परिवार वालों को मनी ऑर्डर भेजा है। ये तो कोई बहुत बड़ा इशू है। हाँ सर, और सभी परिवार वाले ये कह रहे थे कि वो जब भी मनोहर के पास जाते हैं तो मनोहर उनसे हर बार यही कहता है कि उसने उनको नौकरी नहीं दिलवाई है, जबकि मैंने अच्छे से चेक किया है। अनिल की तरह वो 5 मजदूर भी मनोहर के फार्म हाउस पे रह रहे थे। इन 5 मजदूरों का फोटो हर जगह सर्कुलेट कर दो और इस मनोहर पे नजर रखो, और वो रमा, उसकी तलाश भी तेज कर दो। यस सर। लाली भाग, भाग जल्दी भाग लाली, लाली भाग। बेटा भाग। बापू साहब, कहीं उन लोगों ने मेरी दोस्त को मार तो नहीं दिया? सर, उन 5 मजदूरों में से एक मजदूर की लाश अलवर में मिली है, जिसका नाम साईं प्रसाद है। चोरी हटिया। क्या हुआ सेठ? हमारी बेटी है। तू अटक क्या कर रहे हो? जा अपना काम कर। क्या हुआ सेठ? कोई गलती हो गई क्या? अरे जा भाग, हटाओ सेठ। दशी लागी सेठ। हमारी बेटी ने छोड़ देता, हमारी बेटी ने छोड़ देता। आप पूरी जिंदगी आप जो कहोगे वो करूँ कैसा? तूने पूरी जिंदगी वही करना है जैसा मैं कहूंगा। इसमें नई बात कौन सी है? चल भाग यहाँ से। और सुन, तुझे और तेरी बेटी को खरीदा है मैंने, तुझे यहाँ पर मजदूरी कराने के लिए
तेरी बेटी को बेचकर मुनाफा कमाने के लिए। हमारी बेटी पे रहम करो साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमारी बेटी पे रहम करो साहब। अरे कुछ ना होगा तेरे गिड़गिड़ाने से, कल सुबह तेरी बेटी छूमंतर हो जाएगी यहाँ से। सिर्फ एक ही रात है तेरे पास, उसके साथ खुशी खुशी गुजार ले, समझा? चल। हमारी बेटी को छोड़ दो साहब, मैं अपनी बेटी को डालना चाहूँगा साहब, हमारी बेटी को छोड़ दो साहब, हमारी बेटी को छोड़ दो। हमारी नागम। अच्छा बापू साहब कहाँ गए थे? बापू साहब रो क्यों रहे हो? नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा हूँ। अच्छा बापू साहब खेल खेल रहे हो? हाँ मेरी बच्ची, मैं खेल खेल रहा हूँ। लेकिन बापू साहब ये खेल कब खत्म होएगा? मुझे माँ के पास जाना है। सर, साईं प्रसाद की लाश जयपुर अलवर हाईवे के पास नाले में मिली, गोली मारकर हत्या की गई थी। लाश के आसपास या जेब वगैरह में कुछ मिला? नहीं सर। ये साईं प्रसाद अलवर में क्या करने आया होगा? मीना? हाँ सर। इस मनोहर का अलवर कनेक्शन पता करना होगा। अरे कैसी चिंता करो, हे सब लोग 2 घंटा में अलवर पहुंच जाओ। बस एक बार अलवर पहुंचा और काम शुरू, रहनो खानो भी मिलेगा और अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। है भाई, शहर छोड़ के जाओगे तो ही तो 4 पैसे ज्यादा कमाओगे, अपने घर को भी भेज पाओगे, बच्चों को पाल पाओगे। बस एक बार अलवर पहुंचे और नई जिंदगी शुरू। अच्छा, तू अलवर में भेज के लोगों की जिंदगी बनाता है, ये तो हमें पता चला। चल तेरी जिंदगी बना। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ बता, साईं प्रसाद को तूने ही नौकरी दिलवाई थी ना अलवर में? सब मैं सच कर रहा हूँ, मेरा अलवर से कोई लेना देना नहीं है साहब। अरे तू क्या हमें बेवकूफ समझ रहा है? ये अलवर में किसी जनार्दन नाम के आदमी को कॉल करता था। ये जनार्दन कौन है? अलवर में इसका गिट्टी बनाने का कारखाना है साहब, मैंने साईं प्रसाद को इसके यहाँ नौकरी करने के लिए भेजा था साहब। अनिल को भी तूने इसके यहाँ नौकरी दिलवाई थी ना? नहीं साहब, मुझे तो सुबोध को किसने मारा? बोल, नहीं तो तेरी सारी हड्डियां तोड़ देंगे। बता दो सब, ये सुबोध ना बड़ा तिकड़मबाज आदमी था साहब। मेरी अक्सर उससे मुलाकात जयपुर जायका रेस्टोरेंट में होती थी। उसने पता नहीं कैसे मेरे असली धंधे का पता लगा लिया साहब, और एक दिन वो रमा को मेरे पास लेकर आया साहब। अरे क्या बोल रहा है तू? अपने भाई को बेचेगा? हाँ साहब, मुझे लगा कि कल को उसका भाई के लिए प्रेम जाग गया और उसने मेरे धंधे का भांडा फोड़ दिया, तो इसीलिए साहब मैंने उससे पहले मना कर दिया। मैंने रमा को बोला कि मैं अनिल को 10,000 रुपये महीने की नौकरी पे रख लेता हूँ। इस पर वो बोली, देखो सेठ जी, 10,000 महीने की बोलकर मने लालच ना दो, 2 लाख दो और उसने हमारी बेटी के साथ खरीद लो। मने कोई फिक्र ना है, जठे ले जाना है ले जाना, उसकी लुगाई हूं मैं, लुगाई। पुलिस में भी खबर ना करूंगी। सोच लो, एक बार वहां गया तो फिर बुला ना पाओगी। अरे उसकी फिक्र किसने है, आप बस पीसा दो। फिर मैंने रमा को 2 लाख रुपए दिए और वो अनिल और मेघा को लेकर मेरे ऑफिस आई। जैसे ही मैंने अनिल और मेघा का सौदा किया, रमा और सुबोध में झगड़ा शुरू हो गया साहब। रमा सुबोध से शादी का वादा करके राजेश के पास रहने चली गई साहब, और इस बात से सुबोध पागल हो गया साहब। और साहब, जैसे गेहूं के साथ खून पिसता है ना, मैं भी उन दोनों के झगड़े में फंस गया साहब। सुबोध रमा और मुझे ब्लैकमेल करने लगा, कहने लगा कि वो पुलिस के पास जाकर हमारा भांडा फोड़ देगा। पागल हो गया तू? अबे नहीं दे रही तो मैं क्या करूं? देख सुबोध, इसी दौरान आप लोग अनिल की तलाश करने लगे। मैं और रमा काफी घबरा गए थे साहब, इसीलिए मैंने और रमा ने सुबोध को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।
रमा ने सुबोध को फोन कर शादी का झांसा देकर मेरे एक फ्लैट पर बुला लिया। हेलो सुबोध। हाँ, वो मारे से तने बात कर रही है। तू एक बार मारे से मिल, कल आना। आओ देवर जी, बैठो। अरे जे हो कर रहे सब मैं समझ में आ रही है। अरे बैठो तो सही। मैं कह रही हूँ कि है ना, मैंने रमा से एक बड़ा बैग लाने को बोला था, लेकिन वो राजेश के यहाँ से एक कार्टन बॉक्स उठा लाई। मैंने और रमा ने सुबोध की डेड बॉडी उसमें डाली और मेरे फार्म हाउस पर छोड़कर चले आए। हमें लगा था आप अनिल को सुबोध का हत्यारा मानकर ढूंढते रहेंगे, पर सब उल्टा हो गया सब। अभी रमा कहाँ है? बोल, कहाँ छुपा के रखा है उसे? चलो रुको। अब बोलेगी या और? मैं हमेशा से चाहती थी साहब, हमारा घराला एक रईस आदमी हो, लेकिन ना, हमारे माँ बाप ने हमारे पल्ले ये अनिल बांध दिया। उसका छोटा भाई शहर में अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन फिर भी वो पुरखों की दुहाइयां देता रहा और गांव में ही सड़ता रहा हमेशा। और जब अनिल ने शहर आने का फैसला किया, तब तक मैं ये जान चुकी थी कि वो बड़ा आदमी ना बन पाएगा। इसीलिए मैंने ही सुबोध को शहर में बुलाया। फिर उन दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया और नौकरी छूट जाने के बाद अनिल मने वापस गांव ले जाने की सोचने लगा। रमा, बिना नौकरी अब हमारा गुजारा ना होगा, हमें गांव जाना होगा। गांव जाना पड़ेगा? मैं गांव वापस ना जाना चाहती थी, इसीलिए अनिल को शहर में रोके रखने के लिए मैं राजेश से मिली और फिर हम राजेश के घर चले गए। राजेश का घर, पैसा, रोब रुआब देखकर मैं समझ गई थी कि अब सुबोध मारे किसी काम का ना है। लेकिन अनिल को अपनी जिंदगी से बाहर करने के लिए मैंने सुबोध की ज़रूरत थी। मैंने सुबोध के साथ मिलकर अनिल और मेघा को मनोहर के पास बेचने की योजना बनाई और मैं सोच ही रही थी कि अनिल को मनोहर के पास कैसे ले जाऊं कि एक दिन अनिल ने मुझे राजेश के साथ देख लिया। ये कर रहे हो आप भी ना? मने लगा आप होगे। और अनिल ने हमारी बात पे विश्वास कर लिया। देखो जी, ये जो सेठ है ना, मने ठीक आदमी ना लागे। अब हम यहाँ ना रहेंगे। तो ठीक है वे, हम गांव चलते हैं। अरे ना ना ना, गांव जाने की जरूरत ना है। मैंने ना आपके लिए नौकरी ढूंढी है। नौकरी? हाँ रुको, मैं बताऊंगी। ये कार्ड ना मैंने आपकी पैंट पर मिला था। इस कार्ड में जो नंबर है ना, मैंने उस पर फोन किया था, उन्होंने नौकरी पक्की कर दी है थारी। राम राम साहब जी, ये है, मैंने आपसे नौकरी की बात की थी ना वो फोन पे। अनिल, मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी देखी है दिल्ली में, बहुत अच्छी नौकरी है। मेहरबानी साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रमा, मेघा तो अभी बच्ची है, थारे बिना 2 दिन में इसका दिल उचट जा देगा। ऐसा कुछ ना होगा मेघा के बापू। मेघा का आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। इसकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई के लिए इसका शहर में रहना ही जरूरी है। फिर चिंता ना करो, मैं मायके में आराम से रह लूंगी। चलो गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। अपना ख्याल रखो। खूब पढ़ाई करना और ध्यान रखना अपना। अब जा। अनिल को कहां बेचा? एक जीते जागते इंसान की कीमत लगाकर उसे मवेशियों की तरह बेच देने का यह गोरख धंधा एक बेहद ही जघन्य अपराध है। लेकिन चंद पैसों के लिए मनोहर जैसे लोग इंसानों की खरीद फरोख्त के दलाल बन जाते हैं और रमा और जनार्दन जैसे लोग सौदागर। रमा की वजह से अनिल आज इस हाल में आ खड़ा हुआ था, जहां उसके सामने उसकी बेटी का सौदा कर दिया गया और वो चाह कर भी उसे बचा पाने में असमर्थ नजर आ रहा था।
कशी लागी सेठ? सिर्फ एक ही रात है तेरे पास, उसके साथ खुशी खुशी गुजार ले, समझा? नहीं जाने दूंगा, मैं अपनी लाडू को कहीं न जाने दूंगा। ये मारी लाडू, मैं अपनी लाडू को कहीं न जाने दूंगा। बापू साहब, मैं नहीं जाने दूंगा अपनी बेटी को। चल चल, टाइम हो गया तेरी बेटी को ले जाने का। मैं नहीं जाने दूंगा अपनी बेटी को। मुझे पता था रमा, तुमने बचाने जरूर आएगी रमा। तूने इसे मार डाला? हाँ साहब, मारू, किस राक्षस को मैंने ही मारा है। मैंने अपनी बच्ची को बचाने के लिए मारा साहब इसे। रमा, इस मनोहर ने हमें धोखा दिया है रमा। तेरी पत्नी ना कोई सती सावित्री नहीं है, उसी ने बेचा है तुझे, बेच के खा गई है तुझको ये। हमारी बच्ची, हमारी बच्ची। अरे रमा, जब मेरे मन में तेरे बारे में शक होता था तो मैं खुद को कोसता था कि रे बाबले, वो ऐसा नहीं कर सकती। तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमीनी निकली। तुमने मुझको ही बेच दिया। मैंने तो छोड़, तूने तो अपनी इस कोक की चली को भी बेच दिया। तू है तुझ पर। मैं हमेशा सोचता रहा कि मैं एक अच्छा पति ना बन पाया, पर हाँ, इस बात की खुशी जरूर रहेगी कि मैं एक अच्छा बाप बन के दिखाया। और इसी खुशी के सहारे मुझे जो सजा मिलेगी मैं खुशी खुशी काट लूंगा। बापू साहब, आपने तो बोला था ये खेल खत्म हो गया, तो आप बंदी क्यों बने? अभी ये खेल खत्म ना हुआ है। तेरे बाबा साहब राम जी की तरह वनवास काटने जा रहे हैं, लेकिन तू चिंता मत कर। जब मैं वनवास काट के वापस आऊंगा तब तक तू समझ चुकी होगी कि असल में जिंदगी का खेल कभी खत्म नहीं होता। अभाव में जीने वाला एक ईमानदार इंसान बुरे से बुरे हालात में भी पैसा कमाने के लिए गलत जरिए का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन रमा और सुबोध जैसे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी इच्छाएं उन पर इतनी हावी हो जाती हैं कि उन्हें कोई भी जरिया गलत नहीं लगता। पुलिस की कोशिशों की वजह से सैकड़ों लापता आदमी, औरतें और बच्चे अपने घर वापस लौट सके। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।